साइंस को कौन डिसाइड कर रहा है? मैनकाइंड डिसाइड कर रहा है या साइंस मैनकाइंड को डिसाइड कर रही है? तो देखिए, जब भी ऐसा हो, कैन हो, मे हो, तो उसको जर्नली हमें लेना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज आर नॉट अवेलेबल। अगेन, जैसा मैंने बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड है, प्लस ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यार कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है रिड्यूस करने के लिए। ये सामाजिक और नैतिक दायित्व सभी का है कि फूड वेस्टेज को कम किया जाए। कैन नॉट ब्रिंग डाउन, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जीएस की नॉलेज से आपने इन दोनों को एलिमिनेट किया और आंसर आपका फिर डी बन गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बनो आईएएस। माय नेम इज देवेंद्र और आज हम 2024 का सीसैट का पेपर करने वाले हैं, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिना पढ़े आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स में आप करीब करीब 50 नंबर के आसपास आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पालेंगे। एंड आपको पता ही है सीसैट में 66 नंबर चाहिए होता है एटलीस्ट क्वालिफाइंग, तो इस कंटेक्स्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये जो गोल्डन ट्रिक्स है आप इस वीडियो पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने समझाया है सारी चीज़ें कि कैसे देखना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, बिना पढ़े कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस? The current methods of food distribution are solely responsible for the loss and wastage of food. तो देखिए, जैसा मैंने बताया था कि कोई भी बहुत एक्सट्रीम वर्ड आता है, आपको भी पता है, फूड वेस्टेज हो या लॉस हो, तो उसमें सिर्फ अकेला अकेला फूड डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड ही सोली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हार्वेस्टिंग टेक्निक है ना, स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें, और घर पे भी जैसे कंज्यूम किया जाता है हाउस होल्ड लोगों से, तो वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ों से वेस्टेज होता है। किसी एक को ठहराया नहीं जा सकता कि यही अकेला जिम्मेदार है। तो ये आपका स्टेटमेंट आपने यहीं पे एलिमिनेट कर दिया। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्टेज। तो बोल रहा है कि लैंड प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रही है फूड वेस्टेज वगैरह से। तो आपको पता है क्योंकि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फूड इज वेस्टेज, नियरली। तो अब आप देखिए, जितना ज़्यादा आप वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप लैंड पे प्रेशर डाल रहे हैं। लैंड पे प्रेशर ज़्यादा डलेगा तो फिर लैंड डिग्रेडेशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा तो लैंड प्रोडक्टिविटी पे एडवर्स अफेक्ट पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को आप अभी रख सकते हैं, ये सही स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, फिर आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। आगे के स्टेटमेंट, रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन द लेसर कार्बन फुटप्रिंट। यस, अगर आप कम फूड वेस्ट करेंगे तो कम आप कार्बन एमिशन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा, क्योंकि कार्बन एमिशन फ्रॉम सोइंग द सीड टू द पोस्ट हार्वेस्टिंग तक बहुत सारी जगह पे कार्बन एमिशन हो रहा है। तो ये ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज आर नॉट अवेलेबल। अगेन, जैसा मैंने बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड है, प्लस ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यार कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजीज आर देयर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज आर देयर, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नॉट अवेलेबल। तो आप इसको भी एलिमिनेट करेंगे। तो 1 और 4 को आप एलिमिनेट कर चुके हैं। अब देखिए ऑप्शन में, तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो बी, क्योंकि 2 और 3 आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉलोइंग assumption, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू बी रीइमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द फूड वेस्टेज। सही बात है कि आप जो भी मैकेनिज्म है उसको वापस री इन्वेंट करिए, उसमें कुछ चेंजेस लाइए, सारी चीजें, ताकि कम से कम फूड वेस्टेज हो पाए, इफेक्टिवनेस बढ़ पाए। तो ये सही बोल रहा है। इंश्योरिंग रिडक्शन ऑफ फूड एंड लॉस इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। देखिए, ये सामाजिक और नैतिक दायित्व सभी का है कि फूड वेस्टेज को कम किया जाए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं बोली, लॉजिकल बात है, बात सही है। रिडक्शन के लिए ज़रूरी है कि फार्मर से लेके मैन्युफैक्चरर से लेके हाउस होल्ड कंज्यूमर, सारे लोग कहीं ना कहीं लॉस और वेस्टेज को कम करें। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है। बी 1 और 2 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि रैशनल इन्फ्लुएंस क्या है। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। देखिए,
अब इन्फ्लेशन आपने देखा ही होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सुना होगा आपने, इकोनॉमी पढ़ा होगा तो उसके अंदर सेंट्रल बैंक्स जो होती हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है या घटाती है। जनरली इन्फ्लेशन कम करना हो तो आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बट ये बोल रहा है कि ये बिल्कुल नहीं इन्फ्लेशन को नीचे ला सकता है अनलेस अनटिल इसको बजटरी बैकिंग या फिस्कल पॉलिसी से बैकिंग ना मिले। देखिए, कैन नॉट एक एक्सट्रीम वर्ड है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मॉनेटरी पॉलिसी को दिक्कत होगी अगर फिस्कल पॉलिसी उसका साथ नहीं दे रही है इन्फ्लेशन कम करने में, बट बिल्कुल कैन नॉट ब्रिंग डाउन। लॉन्ग टर्म में वी कैन से कि हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म में इतना इफेक्टिव नहीं होगा मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन डाउन करने के लिए अगर फिस्कल पॉलिसी साथ नहीं दे रही है, बट कैन नॉट ब्रिंग डाउन ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड। यस, इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन फिस्कल पॉलिसी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो करता ही है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, तो दिस इज राइट, तो बी ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि फॉलोइंग अजम्पशन फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। देखिए, जब भी एक्सट्रीमनेस आए सोली रिस्पॉन्सिबल, अब हायर प्राइसेस, महंगाई बढ़ रही, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फिस्कल पॉलिसी ही उसकी जिम्मेदार है, और भी लोग जिम्मेदार है महंगाई के, ठीक है, और भी फैक्टर्स है, तो बिल्कुल सोली आप नहीं इसको ले सकते। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो बॉन्ड और प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हायर प्राइसेस होंगी तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स इम्पैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जीएस की नॉलेज से आपने इन दोनों को एलिमिनेट किया और आंसर आपका फिर डी बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्लुएंस। करिकुलम ऑफ अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। देखिए, कोई भी कोर्स हो, कोई भी करिकुलम हो, वो इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी चैलेंजेस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये बात तो सही बोल रहा है अभी तक। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक फॉर्मल ट्रेनिंग एंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फॉर्मल ट्रेनिंग ही, या दे लैक फॉर्मल ट्रेनिंग एंड इन अर्बन प्लानिंग वगैरह, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है कि दे हैव नॉट बीन गिवन, उनको दी गई है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोली जा सकती कि उनको फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई है या दे लैक, उनको दी गई है। ये एक अलग बात है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है चीज़ें ढंग से, वो एक अलग चीज़ है। फिर सी पॉइंट बोल रहा है इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद अ क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। देखिए, क्रोनिक प्रॉब्लम मतलब लंबे अरसे से इनसफिशिएंट फंड की प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज में। देखिए, कुछ कुछ अर्बन एरियाज या कुछ म्यूनिसिपैलिटीज काफी अच्छा कर रही है, दे डोंट हैव प्रॉब्लम ऑफ क्रोनिक फंडिंग, लाइक सूरत, लाइक आपका इंदौर, भोपाल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि दे हैव अ क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। वी हैव एग्जांपल्स जहाँ पे सफिशिएंट फंड है। With the high density of population and widespread poverty, urban area, plant development in them is very difficult. देखिए, अब आप यहाँ पे बोलने चाह रहे हैं कि क्योंकि सारे ही हमारे अर्बन एरियाज जो है आर अर्बन एरियाज, उनमें हाई डेंसिटी है, पॉवर्टी है, तो प्लांट डेवलपमेंट बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीज़ को जब आप कंपेयर करते हैं डी को और ए से, ये एक नेगेटिव कनोटेशन वाला स्टेटमेंट है। ए इज अ पॉजिटिव कनोटेशन स्टेटमेंट एंड अ सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो जब डी और ए में से आप चूज करेंगे तो आप ए को चूज करेंगे। ठीक है, डी डी के हमारे पास एंटी एग्जाम्पल्स है, जैसे चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट है ना, तो काफ़ी क्राउडेड था फिर भी हुआ। तो अगर आप चाहे तो डेवलपमेंट कर सकते हैं वहाँ पे प्लान, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है following statement best reflect the central idea. Constructed as a marketplace of views, social media ensures instant access to information. अब ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ स्टेटमेंट लग रहा है कि सोशल मीडिया एक मार्केट प्लेस है व्यूज का, और सोशल मीडिया इंश्योर कर रहा है इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन।
ठीक है, कहा जा सकता है, इसको रख सकते हैं आप, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्रोबेबली कई बार जो सही इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाई नहीं जाती है, उसको बीच में ही ब्लॉक कर दिया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, सोशल मीडिया को ट्विस्ट किया जा सकता है, ट्वीक किया जा सकता है, बट फॉर नाउ अभी इसको रख लेते हैं। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। सोशल मीडिया एक आइडल और मॉरल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आइडियल तो कुछ होता है, वो तो कुछ है ही नहीं जो बिल्कुल आइडियल या बिल्कुल मॉरल है। तो बात तो सही है, कंपनीज के द्वारा प्रॉफिट बनाने के लिए बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको भी रखा जा सकता है। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। फेक न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी को आप जो है फ्री एंड फेयर से अनफेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़ करके। तो सोशल मीडिया का क्रिएशन सिर्फ डेमोक्रेसी बनाने के लिए बने, ये तो गलत बात हो गई। इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। आज के ज़माने में अगर सोशल मीडिया ना हो तो आप वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ नहीं जी रहे हैं, ऐसा कहना भी गलत होगा। बहुत से लोग, उनकी अच्छी एक सोशल लाइफ है, सोशल मीडिया नहीं है उसके बावजूद भी। तो ए और डी में से जब आपको चूज करना हो, मान लो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर पैसेज पढ़ा जाए, मान लो कुछ जगह पे हमें जहाँ पे सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन हो या बहुत क्लैरिटी ना आ रहा हो, वहाँ तो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा आपको क्लैरिटी लेने के लिए। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज बोलेगा नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। When private entities with high capital can pay for more space for their opinion, they have effectively buying a louder voice. If political discourse in digital spheres outshine one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. The focus of social media is restricted to the, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हर एक आवाज को सेम ऑडियंस नहीं मिल पाती है इंटरनेट पे। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनका एजेंडा या उनका ओपिनियन ज़्यादा चला सकते हैं, वो उनको ज़्यादा लाउडर वॉइस मिलती है। फिर यहाँ पे कि फोकस प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इन्फ्लेमेटरी द कंटेंट। आज सोशल मीडिया पे जो भी किया जा रहा है वो उन प्रमोशन किया जा रहा है उन कंटेंट का जिससे ज़्यादा यूज़र व्यूज़ और ये सब एंगेजमेंट ज़्यादा आए, भली वो कंटेंट कैसा भी हो, इन्फ्लेमेटरी हो, कितना भी खतरनाक और अनमोरल अनएथिकल कंटेंट हो। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो बी इज द राइट आंसर। दीज आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ड फॉर प्रॉफिट पर्पसेस, ठीक है। और इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं मिल पा रही है, सही इन्फॉर्मेशन की नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपकी हो सकता है सही इन्फॉर्मेशन को दबा दिया गया हो और आगे गलत इन्फॉर्मेशन को पैसे वालों ने आगे उस एजेंडा को प्रमोट कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ड ऑन द अवर पैसेज फॉलोइंग असम्पशन इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। हाँ, इंटरनेट इनफ इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में थोड़ा बहुत रेसिज्म है, इंटरनेट जेंडर इक्वल नहीं है, इंटरनेट जो है कुछ आवाज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर पाता है, कुछ को दबा देता है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस, इट्स नॉट इनफ इंक्लूसिव। बात सही है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। यस, आपने देखा होगा यूएस इलेक्शंस, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैम, या फिर आप इंडिया में भी देखते हैं कि इंटरनेट का यूज़ करके कैसे पॉलिटिक्स को एडवर्सली उसकी क्वालिटी को अफेक्ट किया जाता है। तो यस, इट कैन। यहाँ पे आंसर हो गया आपका बोथ 1 and 2। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि बोला है कि फॉलोइंग assumption had been made for effective school education parents have greater role than the government। देखिए, स्कूल भेजना, ठीक है, बच्चे को स्कूल भेजना, हो सकता है पेरेंट्स का ज़्यादा रोल हो उसमें कि भेजा जाए उन्हें वगैरह, बट इफेक्टिव एजुकेशन हो, इफेक्टिव उसकी स्कूलिंग हो रही हो, जो अच्छे से पढ़ाया जा रहा हो, इफेक्टिव आउटकम आ रहा हो, वो पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है उस स्कूल टीचर कैसे हैं, पेडागॉगी कैसी, करिकुलम कैसा पढ़ाया जा रहा है वगैरह, ये सारी चीज़ों पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो पेरेंट्स का ग्रेटर रोल इफेक्टिव एजुकेशन में नहीं होगा।
School curriculum that conforms with today's requirement and is uniform for the entire country may address the issues brought out. वो स्कूल करिकुलम जो आज की डिमांड के हिसाब से है और यूनिफॉर्म है इंडिया पूरे कंट्री में, हो सकता है कि वो मे एड्रेस द, मे का मतलब ये नहीं कि पक्का कर ही देगा, मे एड्रेस कर देगा। तो कोई भी चीज़ ऐसी होती कैन, मे, ज़्यादातर सही होती। यस इट कैन, आज की हिसाब से अगर करिकुलम है और थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मिटी है, जैसे लाइक इंग्लिश पढ़ाया ही जा रहा है, ठीक है, कुछ टेक्निकल स्किल्स बताई जा रही हैं, इस तरीके का है, तो इट मे एड्रेस। बट हाँ, यहाँ पे बोला जा सकता है कि यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत वर्निकुलर भी होना चाहिए। बट अगेन कि थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ मे आ रहा है, इसलिए हम इसे सही मान सकते हैं। तो 2 इज द यहाँ पे राइट आंसर, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे देखते हैं हम, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। मतलब पॉवर्टी आप हटा दो तो जो अंडर परफॉर्मेंस है हमारे स्कूल चिल्ड्रन का, वो मिट जाएगा। देखिए, अंडर परफॉर्मेंस स्कूल चिल्ड्रन का सिर्फ पॉवर्टी की वजह से नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कि वहाँ पे मास्टर जी नहीं आ रहे हैं, मास्टर जी ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना, बहुत सारी करिकुलम ही अपडेटेड नहीं है। तो ये अंडर परफॉर्मेंस के बहुत सारे रीजंस है, सिर्फ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी से ख़त्म हो जाए ये ज़रूरी नहीं। मॉनेटरी इंसेंटिव टू पेरेंट एंड टीचर इज अ स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। बोला जा रहा है अगर चिल्ड्रन की एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आप टीचर्स को, आप पेरेंट्स को कुछ मॉनेटरी इंसेंटिव पैसे देना स्टार्ट करो ताकि वो बच्चे की परफॉर्मेंस। तो ये कुछ बहुत बहुत फीजिबल सोल्यूशन या प्रैक्टिकल सोल्यूशन नज़र दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ इसको रख सकते हैं आप, ठीक है, फॉर मीन वाइल, बट थोड़ा सा एलिमिनेटेड साइड में रखिए इसको। Public policy should ensure that competencies and achievement of young people are aligned with their expectations. पब्लिक पॉलिसी को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बच्चे की कॉम्पिटेंसी है, जो बच्चे की स्किल सेट है, ये सारी चीज़ें, अचीवमेंट, जो यंग पीपल हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी कॉम्पिटेंसी दोनों मैच करे। अगर ये दोनों में मिसमैच होगा, मान लीजिए अनस्किल्ड है, उतने स्किल्ड नहीं है ना, और एक्सपेक्टेशन है बहुत ऊपर, तो हमेशा दिक्कत होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बात तो सही बोलिए, बी से बेहतर बात बोलिए, पब्लिक पॉलिसी को ऐसा करना चाहिए। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट गो बैक टू एग्रीकल्चर। तो बोला कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का तभी हम ले पाएंगे जब हमारे कुछ स्कूल पास आउट लोग एग्रीकल्चर में जाए। तो ये बहुत गलत बात बोल रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर आपको सही से बेनिफिट रीप करना है तो यू हैव टू बी स्किल्ड, है ना, आपको जॉब मिलनी चाहिए, तो ये गलत चीज है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जा रहे हैं तो हमने देखा रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइन। ठीक है, थिंकिंग ऑफ द ऑथर, इस तरीके क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, मतलब अगर पैसेज या उसके ऑप्शन से ऐसा पता लग रहा है कि पैसेज बहुत फिक्शनल टाइप का है, जहाँ पे ऑथर अपनी मनगढ़ंत कहानी भी लिख सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा है ना, ये बिना पढ़े आपको सॉल्व करना आई विल नॉट रिकमेंड। वहाँ पे थोड़ा सा आप पैसेज को देखने की कोशिश करें। पर इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं पढ़ के कि क्या फिक्शनल टाइप का पैसेज लग रहा है। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, साइंस को वैल्यू करना चाहिए कमिटमेंट साइंटिस्ट की, बट व्हाट इफ अगर कमिटमेंट ही उनकी ऐसी हो कि उन्हें ऐसा कोई बॉम्ब बनाना है जो इतना पावरफुल हो कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए। तो हर कमिटमेंट नहीं, बट हाँ मोटा मोटा ठीक ऑप्शन बोल रहा है, बट अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा कि यही आंसर होगा पढ़ के। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ civilized society and must be used for the promotion of scientific awareness। ठीक है, साइंस प्रोडक्ट है सिविलाइज सोसाइटी का और साइंटिफिक अवेयरनेस में यूज होना चाहिए पीपल में, ऐसा कुछ गलत तो नहीं बोला है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, ये बात भी सही है, साइंस एडवांस कर रही थी एंड देन हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज मेड। साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर, ये बात भी सही कि साइंस ट्रुथ के पीछे जाए, रीजनिंग के पीछे जाए, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसको भी ध्यान में रखे। तो अब इसका मतलब ये होगा हमें पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो पैसेज पढ़ते हैं हम तो हमें पता लग रहा है, वी टेक इट ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज अ social responsibility. The idea would not have been occurred to Newton, Galileo,
they thought science as an account of world and it is only responsibility that they acknowledge what is truth. मतलब गलीलियो और न्यूटन के टाइम पे ये ऐसा आइडिया नहीं था कि साइंस की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उनके टाइम पे ये था कि हाँ, ट्रुथ जो है वही सीख करना है, वही बताना है. द आइडिया ऑफ साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज एक मॉडर्न आइडिया है, बिगिंस एट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. वी सरप्राइज दैट वी कैन नॉट ट्रेस अ सोशल सेंस पहले, बिकॉज वी नर्स इल्यूजन दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंडेड अ गोल्ड. तो इसका मतलब ये हुआ, इनडायरेक्टली ऑथर ये बताना चाह रहा है हमेशा कि साइंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. साइंस सीख करे ट्रुथ, वो एक अच्छी बात है, बट ये ना भूल जाए कि उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. तो दिस इज द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर और द पैसेज. अब मान लो आपको नहीं पता कि ये एम्फेथेटिकली क्या होता है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप जाके जो है हम देख सकते हैं प्रभावपूर्ण तरीके से. ठीक है. तो विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. मतलब साइंस नहीं होती तो मैनकाइंड होता ही नहीं, ऐसा कहना गलत है. साइंस नहीं होती तो मैनकाइंड का इवोल्यूशन जो अभी हुआ है एज अ पावरफुल स्पीशी, वो उतनी रफ्तार से नहीं होता. बट साइंस नहीं होती तब भी इंसान था, ठीक है, हंटिंग गैदरर इस टाइप से था. बट ऐसा नहीं बोला जा सकता कि इंसान होता ही नहीं. इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड. साइंस ही अल्टीमेटली मैनकाइंड की डेस्टिनी डिसाइड करेगा. बट सी, क्या ऐसा कहा जा सकता है साइंस को कौन डिसाइड कर रहा है, मैनकाइंड डिसाइड कर रहा है या साइंस मैनकाइंड को डिसाइड कर रही है? तो आप जब, अगर यहाँ पे मान लो कि आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो आप पैसेज पढ़ सकते हो. बट अल्टीमेटली आप देखो कि जब आप लॉजिकली सोचोगे कि मैनकाइंड है जो साइंस को एक्चुअली डिसाइड कर रहा है, और वही अपनी डेस्टिनी भी डिसाइड कर दे रहा है साइंस के थ्रू. ठीक है, जैसे मैनकाइंड न्यूक्लियर बॉम्ब को डिसाइड कर रहा है, फिर वही न्यूक्लियर बॉम्ब फिर उस मैनकाइंड की डेस्टिनी भी डिसाइड कर रहा है. तो टू हैज टू बी रॉन्ग, बट कंफ्यूजन है, तो पैसेज की तरफ जा सकते हैं. तो जैसे पैसेज की तरफ जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि yet we have seen, in spite of countless opportunities, the opening year of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of the progress of science, or does the fault lies elsewhere? So the fault lies in the mankind itself. मैन खुद ही डिसाइड कर रहा है वॉर पे जाना, ठीक है, मैन खुद ही वॉर के बड़े बड़े वॉर हेड्स बना रहा है. तो इसलिए it is the mankind who will decide the destiny of himself. तो यहाँ पे ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो D is the answer. Next question. The horrors of modern life are inevitable result of the progress of science. जो आज के मॉडर्न लाइफ के जो हॉरर्स है, जैसे हो सकता है कि यूक्रेन रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, जैसे वो भी एक हॉरर है, ठीक है, तो वो इनएविटेबल रिजल्ट है प्रोग्रेस ऑफ साइंस का. ऐसा अभी हमने एक क्वेश्चन देखा, वहाँ पता लग रहा था कि साइंस की वजह से चीज़ें नहीं हो रही है, मैनकाइंड डिसाइड कर रहा है साइंस ऐसी होनी चाहिए और उस साइंस का ये उपयोग होना चाहिए, तो इसलिए हॉरर्स आ रहे हैं. तो इट इज़ नॉट द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ साइंस, इट इज़ इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ डिसीजन ऑफ मैन, ह्यूमन. The aspect of truth likely to overlooked is that science is what man has made. Yes, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि साइंस क्या है. हमें यही लगता है कि साइंस से ही सब कुछ हो रहा है, बट हम ओवरलुक कर देते हैं कि साइंस वही है जो मैनकाइंड ने बनाने की कोशिश करी उसे. ठीक है, तो ये सही होना चाहिए. अगर जैसे कि मान लीजिए कि हमें कन्फ्यूज़न है, तो हमने इसे पढ़ा, हमने पैसेज पढ़ा. The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, like most epigram, it's powerful, emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. In this case, it is easy to overlook the relations between the science and mankind and to treat the former as some abstract third party, which can be sometimes be praised for its beneficial influences, but frequently and conveniently blame of the horrors of war.
Science and mankind cannot be divorced from time to time at men's convenience, yet we have seen, in spite of countless opportunities, improvement, opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflicts. Is this the inevitable result of progress or does the fault lie somewhere else? So fault कहीं और ही है, ह्यूमन के बीच में है और ये हम ओवरलुक कर देते हैं. असल मुद्दा यही है कि जो इंसान ने बनाने की कोशिश करी वही साइंस है. तो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between. अब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कई बार ये थोड़ा सा ह्यूमन रिलेशन साइकोलॉजी इस सब में डील करते हैं, तो कई बार जीएस जो जनरल स्टडी है वो डायरेक्ट इस पे लग नहीं पाएगा, तो आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो छोटा सा पैसेज है, आप पढ़ सकते हैं. Long experience in opening of his wares, many a beaches where his language is not spoken. Will the merchant come to know the worth of what he carries and what is the parochial and what is universal in his choice? Such delicate goods as justice, love, honor, courtesy, indeed all things we care are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. The art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of the travel. Those who wish to live at ease among their fellows. तो पैसेज पढ़ा हमने, हम ये देख पा रहे हैं कि वी लर्न टू डिफरेंशिएट फ्रॉम, लोगों से मिलने के बाद में जो ट्रैवल करते हैं, इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज, लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, फ्रेंड्स एंड फोर्स. लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज आप देख पा रहे हैं, जैसे ये भी वैल्यू है, जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी, ये वैल्यूज है. फिर यूनिवर्सल, फिर फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, ठीक है, ये भी यूनिवर्सल है. तो इससे ये पता लग रहा है लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज की तरफ शायद ऑथर बोलना चाह रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब पैसेज में फॉलोइंग अजम्पशन हुआ है कि ट्रेवल लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन. जो इंसान ज़्यादा ट्रेवल करता है, मतलब जो ज़्यादा घुमा हुआ था, उसे इंसानों की बेहतर समझ होती है. ये बात सही है, बिकॉज मोर एक्सपोजर गिव्स यू मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल. तो इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको आपको रखना होगा. ये बात सही है, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है. ट्रेवल हेल्प दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. अब यहाँ पे अगर होता ट्रेवल हेल्प्स ओनली दोज, तो हम इसको तुरंत एलिमिनेट कर देते. बट यहाँ पे लिखा है ट्रेवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल वैल्यूज. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हाँ, कि ट्रैवलिंग से कॉमन वैल्यूज, कॉमन फंडामेंटल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज सीखने को मिलती है. तो यस, ट्रेवल हेल्प्स टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज. अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ट्रेवल कैन रिजॉल्व. अब कैन मॉडरेट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है. तो एक इंसान जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो लोगों के डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकता है. तो हाँ, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. बट ये बोल नहीं रहा कि बिल्कुल कि विल रिजॉल्व डिफरेंसेस या इज मस्ट टू, या फिर हाँ कि कर ही देगा. कर सकता है, तो कर सकता है मतलब मॉडरेट है, तो इसको हम लेंगे 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3. तो देखिए, जब भी ऐसा हो, कैन हो, मे हो, तो उसको जर्नली हमें लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Reflect the most logical reference. In conventional classroom, learning the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. मतलब एक कन्वेंशनल क्लासरूम में ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है कि कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग, रेदर देन कॉम्पिटेंसी अटेन करने के लिए. ठीक है, जो कि एक बात ठीक भी है, ठीक है, और कंफ्यूजिंग भी है, बिकॉज ऐसा टाइप की चीज़ आप नॉर्मली जीएस में नहीं पढ़ते हैं. तो उसको आप रख लीजिए, अभी एलिमिनेट मत करिए. मे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़े. कन्वेंशनल क्लासरूम जो होती है वो एनकरेज करती है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल द डिफरेंसेस. जैसे कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही हर स्टूडेंट बराबर नहीं होते. तो बोल रहे हैं कि कन्वेंशनल क्लासरूम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होती है उसमें वन साइज फिट चलता है. सब बच्चों को एक तरीके से, एक सलीके से पढ़ाया जाता है, और सारे डिफरेंसेस जो है वो सब
नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं एक तरीके से, जो कि एक तरीके से बात ठीक भी है। अभी इसको रख लेते हैं हम, हो सकता है हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़े यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। फिर अच्छा, फिर और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं स्टेटमेंट, तो आप देख सकते हैं, आप जल्दी से कहीं मिडिल से ऐसे पढ़ सकते हैं। कन्वेंशनल क्लासरूम एम्फेसाइज फिक्स ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस, तो यहीं से हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, करेक्ट हो गया। फिर सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर इन द सेम वे सेम ड्यूरेशन, एवरी लर्नर, सबको एक तरीके से एक सलीके से एक ड्यूरेशन में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली इतना कहना चाह रहा है कि सारे डिफरेंसेस जो है सबको हटा देता है ये। आफ्टर फिक्स ड्यूरेशन विच नॉट स्पेयर्ड लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज हाउ वी एंड अप 10% ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो अब ये कहना चाह रहा है कि 10% ही लोग हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयबल है, ठीक है। वो हम इसीलिए अचीव कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशनल क्लासरूम कर रहे हैं हम। हमें अलग तरीके से हमारी एजुकेशन को रिवैम्प करना चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो हमारे सिर्फ 10% ग्रेजुएट ही जॉब पाने लायक बन पाएंगे, जो कि एक गलत बात है, ठीक है। तो स्किल एजुकेशन वगैरह इन सब पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें करेक्ट एज पर द पैसेज, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया बोथ 1 and 2। फॉलोइंग असम्पशन, large number of workers in our country are employed in unorganized sector. India does not need not आ गया, ठीक है, एक्सट्रीमनेस आ रही है, ध्यान रखना होता है हमेशा एक्सट्रीमनेस, टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम। इंडिया को ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर में है, तो हमें चेंज ही नहीं करना चाहिए। ये बात तो गलत है कि हमें जो है थोड़ा बहुत रिवैम्प करके हमें फॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मलाइज करना चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए बेटर स्किल, बेटर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। तो ये तो बहुत नेगेटिव बात बोल रहा है, ठीक है। ये तो उल्टा वापस ले जा रहा है पीछे, 100 साल पीछे। इवन विथ इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम के होते हुए भी इंडिया प्रोड्यूस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर टू फुल्ली रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट। तो ये बात गलत है। आज भी अभी हमने देखा कि 10% ऑफ ग्रेजुएट आर एम्प्लॉयबल, तो हम सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, इसीलिए तो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी बड़ा है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड आप तभी रियलाइज़ कर पाएंगे जब आपके पास स्किल मैन पावर होगी, ठीक है। तो ये भी गलत है कि प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम से सब हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए डी, नीदर 1 and 2। फॉलोइंग assumption, नेक्स्ट क्वेश्चन, द adolescent मतलब टीनेजर्स बेसिकली डज नॉट, एक्सट्रीमनेस आ रही है तो ध्यान देना होता है, फील कंफर्टेबल विथ हिज पेरेंट बिकॉज दे टेंड टू बी डोमिनेटिंग एंड असर्टिव। टीनेजर्स कंफर्टेबल फील नहीं करते क्योंकि उनके पेरेंट्स ज़्यादा ज़्यादा असर्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, बोलते हैं ये करो, यही करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब चॉइसेस फ्रीडम नहीं देते हैं बेसिकली। तो इन जनरल बात तो ज़्यादातर ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, बट बिल्कुल एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता और बिल्कुल रखा भी नहीं जा सकता, ठीक है, कंफ्यूजन है अभी भी। अडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम डज नॉट, वापस एक्सट्रीमनेस आ रही है, हैव मच रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स। आज के टीनेजर्स अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उनके प्रति उनका जो है सदाचार नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये आ गया कि ऐसा कुछ नहीं दे रहा है जो आपको, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि दे डोंट हैव मच रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसको तो एलिमिनेशन की साइड ले जाया जा सकता है, बट स्टिल ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी केसेस में हमेशा एडवाइजेबल है कि आप एक बार पैसेज को देख लीजिए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं 27 28, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हम बिना कन्फ्यूजन के बिना पैसेज पढ़ के हम कर देंगे। कहीं कहीं पे होगा तो हमें इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू रीड, क्योंकि ये नॉर्मल जीएस में आप नहीं पढ़ते, यहाँ पे साइकोलॉजिकल एलिमेंट आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएस की नॉलेज थोड़ा सा हो सकता है कई बार काम ना करे इतना कंक्लूसिवली। तो एक बार देखते हैं पैसेज को। तो व्हेन अ चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस देयर इज एन एप्ट टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट एंड द, तो जब चाइल्ड टीनेज पोजीशन में पहुंच जाता है तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। सिंस लेटर कंसिडर हिमसेल्फ टू बी नॉट क्वाइट कैपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अपने अफेयर्स को खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा। और वाइल
Former are filled with the parental solicitude, which is often disguised for the love of power. तो पेरेंट्स का भी एक जो उनकी जो पावर है बच्चों पे वो खोती हुई नजर आती है, ठीक है, तो इसलिए भी वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहते हैं और मतलब उसको डिस्गाइज करते हैं या उसको ऐसे दर्शाते हैं कि भाई ये तो हम आपसे प्यार करते हैं या फिर आपको आपकी देख रेख करना चाहते हैं इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं, है ना। तो वो पावर और लव वाला वो होता है। पेरेंट कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मॉरल प्रॉब्लम्स which arise in adolescence are peculiarly their province। तो पेरेंट्स को ये लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है टीनेजर्स के वो उनके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में आती है, तो उनके प्रोविंस में आती है। द ऑप्शन दे एक्सप्रेस हाउएवर आर सो dogmatic that the young confide in them and usually go they on their own way in secret। तो कई बार जो चीज़ें होती है वो इतनी ज़्यादा डॉगमेटिक होती है, रूढ़िवादी होती है कि जो यंग वो टीनेजर है वो बच्चा है वो खुद ही अपने तरीके से सीक्रेट मैनर में खुद ही अपने डिसीजन लेने लगता है। तो ओवरऑल समझ के ये आता है कि एडोलेसेंस कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है उसके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं असर्टिव और डोमिनेंट रहते हैं, क्योंकि उनको भी एक लव ऑफ पावर है, ठीक है, पेरेंट्स को खोना नहीं चाहते। तो ये चीज़ ठीक है। एडोलेसेंस और मॉडर्न टाइम डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा कहीं पैसेज भी नहीं बोल रहा और ऐसा नहीं है कि सारी एडोलेसेंट या फिर दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो 1 होगा, 1 ओनली। Central idea of the above passage: parents in general may not be of much help when the children are on their way to becoming adults। अब जब चिल्ड्रन खुद ही सीक्रेट मैनर में खुद से ही अपने डिसीजन लेने लग जाए, ठीक है, तो पेरेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहे, ऑफ नॉट मच हेल्प। लास्ट लाइन में हमने यही देखा था, ये बात अभी तक सही बोल रहा है। व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इन देयर लाइफ इज अननेसेसरी। अननेसेसरी तो नहीं है, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मे बी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनड्यू बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का। ऐसा कहा जाता है ना, टीच देम हाउ टू फिश रेदर देन गिविंग देम अ फिश। तो उनको सिखाया जाए कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी, क्या सही है क्या गलत है, ये अपने हिसाब से तुम डिसाइड करना सीखो। तो ये चीज़ गलत है, अननेसेसरी नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन। ये भी गलत है कि आज की जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनसे अपने बच्चों को रेस करना आता ही नहीं है, ठीक है, वो बच्चों को पालना जानते नहीं है ढंग से, तो ये बात भी गलत है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में टीनेजर्स टेंड टू बी स्टबबॉर्न, डिसोबीडियंट एंड केयरलेस। सारे के सारे एडोलेसेंट लोग जिद्दी होते हैं, डिसोबीडियंट होते हैं, लापरवाह होते हैं। ऐसा बोलना भी गलत होगा, कुछ लोग होंगे कुछ लोग नहीं भी होंगे, तो ये गलत। सही आंसर आपका ए है। मोस्ट लॉजिकल रैशनल: इट इज़ अ चीप प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। ये एक बहुत सस्ता और प्रैक्टिकल मेथड है लाइमस्टोन बनाने का कमर्शियल लेवल पे बिल्डिंग के लिए। लाइमस्टोन एक रॉक होता है जो कि बिल्डिंग पर्पसेस के लिए भी काम आता है और भी और पर्पसेस है इंडस्ट्री के अंदर। तो अब हमें बिना पैसेज पढ़े तो पता नहीं लग रहा है कि क्या चल रहा है, बट अभी तक इसे रख लेते हैं, हो सकता है आगे स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आए। दिस कैन बी यूज एज वन ऑफ द मेथड ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन कैप्चरिंग करने के लिए ये मेथड यूज हो सकता है, जो कि अभी हमें नहीं पता है कि क्या मेथड है, ठीक है। बसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल बाय यूजिंग दिस मेथड। बसाल्ट रॉक जो रॉक है, इग्नियस रॉक है, आप जीएस के हिसाब से आप देखेंगे बसाल्ट रॉक, तो वो एक सही उसको सही सोर्स बनाया जा सकता है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इस मेथड के, ठीक है। गुड रॉक डिसॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आप मिक्स करेंगे तो आप कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो बहुत ज़्यादा रॉक डिसॉल्विंग गुड बोलना तो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब मोटा मोटा ये समझ में आ गया, कोई टेक्निक है जो कुछ कर रही है, ठीक है। एक बार देखते हैं, छोटा सा पैसेज है, तुरंत देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया गया वाटर के साथ अंडरग्राउंड में, मतलब ये बेसिकली कार्बन
कैप्चर एंड स्टोरेज की बात कर रहा है अंडरग्राउंड में। तो बेसिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक मेथड होता है ये, कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को पंप कर देते हैं अंडरग्राउंड में, और वो अंडरग्राउंड में जाके स्टोर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। बेसिक केमिस्ट्री, एसिडिक मिक्सचर dissolve rock calcium and form limestone. Basically carbon dioxide is converted into stone exclaimed by the scientists. तो बेसिकली मोस्ट लॉजिकल जो हुआ ये हुआ कि ये एक मेथड है, इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये मोस्ट लॉजिकल निकला यहाँ से। कमर्शियल पर्पस के लिए, लाइमस्टोन के लिए और भी बहुत सारे तरीके लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है, उनको आप माइन कर लीजिए। आप इतने अंडरग्राउंड में जाके लाइमस्टोन बना रहे हैं, फिर उसको माइन कैसे करेंगे? इतना ज़्यादा आप फिर वापस माइनिंग करेंगे, है ना। तो दिस इज़ नॉट लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, following assumption has been made. Giant icebergs have a bearing on primary productivity and food chains in the southern ocean. Giant iceberg southern ocean मतलब अंटार्कटिका के आसपास की बात मान लीजिए आप। तो क्योंकि मेल्टिंग हो रही है तो आइसबर्ग पिघल पिघल के आ रहे हैं, है ना, ओशन के अंदर छोटे छोटे आइसबर्ग्स। तो ये इनका जो है इम्पैक्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ये जीएस के हिसाब से आपको पता होगा कि बेसिकली वो रेट जिस पे आप जो है फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के माध्यम से आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब बेसिकली ऑटोट्रॉप्स या कीमोट्रॉप्स जो है न्यूट्रिएंट्स को, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, फूड प्रोड्यूस करने में। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो आइसबर्ग की बियरिंग होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और फूड चेन में सदर्न ओशन में, ठीक है, अंटार्कटिका के पास सदर्न ओशन। तो आप देखिए कि जो भी आइसबर्ग्स होते हैं ना, दे आर न्यूट्रिएंट रिच। जब ये मेल्ट होता है तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता है, तो ओशन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी पे यस इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ओशन के फूड चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है, तो ओवरऑल फूड चेन पे फर्क पड़ेगा ओशन के। तो ये बात तो सही है। मेल्टिंग ऑफ जाइंट आइसबर्ग कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड फिशरीज। ये बात हम जानते हैं कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से फ़र्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट और फिशरीज पे भी, क्योंकि फिश इज़ अ पार्ट ऑफ ओशन यहाँ पे और दे आर इंटर रिलेटेड। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो गए। आंसर आपका जो हो गया वो बोथ 1 and 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड प्लांटेशन। फार्मर्स कैटरपिलर को यूज कर सकते हैं जो भी वीड्स हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर उस पर फीड करने के लिए, मतलब उन वीड्स को मिटाने के लिए कैटरपिलर छोड़ दो और वो वीड्स को खा जाएंगे। बट क्या गारंटी है कि वो कैटरपिलर तुम्हारी खुद की क्रॉप को भी नहीं खाएंगे? तो दिस इज अ बिट इलॉजिकल। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। जो भी फाइंडिंग की बात हो रही है पैसेज में, उसको यूज किया जा सकता है एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनाने में। हो भी सकता है ना, वो हमें स्टडी पढ़ के ही समझ में आएगा कि पैसेज में कौन सी स्टडी की बात हो रही है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल पेस्टिसाइड। हाँ, अभी ये समझ में आ रहा है कि पैसेज में कहीं ना कहीं कैटरपिलर का यूज़ एज अ वीड्स को खाने में, जिसकी वजह से मुझे अलग से वीडिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़े उनको मारने के लिए, शायद कहीं ना कहीं उसके आसपास इर्द गिर्द बात हो रही है। इसको भी रखना पड़ेगा, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते आप। हाँ, ये एलिमिनेशन के लायक है। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रीडेटर्स ऑन द अदर प्लांट पेस्ट। कैटरपिलर्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो ताकि जो दूसरे पेस्ट, जो कीट वगैरह है जो दूसरे प्लांट के, उनका प्रेडेटर बन जाए कैटरपिलर। ये भी कहीं ना कहीं से वो नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि कैटरपिलर को आपने देखा होगा तो कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स, है ना। वो इंसेक्ट नहीं खा रहा होता है, पेस्ट नहीं खा रहा होता, वो लीव खा रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज मतलब इलॉजिकल कि आप कल को बोले कि शेर को मॉडिफाई कर दे जेनेटिकली कि वो घास खाने लगे।
है ना। तो अब ये और बी और सी में आपको देखना है। तो बी और सी में थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लाने के लिए एक बार थोड़ा सा पैसेज को ओवरव्यू लेना पड़ेगा, एक हल्का सा, ठीक है, ऊपर ऊपर से छोटा सा ही पैसेज है। Caterpillars can induce plant to turn off its defense against insect predator. Caterpillar इंसेक्ट प्रेडेटर के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट जो डिफेंस होता है प्लांट का, उसको टर्न ऑफ करवा सकता है। दिस हेल्प कैटरपिलर टू ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। ये हेल्प करता है कैटरपिलर को कि और ज़्यादा खाता रहे और कोई डिफेंस मैकेनिज्म ना आए प्लांट की तरफ से। द एजेंट कॉजेज दिस इज कैटरपिलर्स फीसेस फ्रास, मतलब एक्सक्रीटा जो होता है कैटरपिलर का, उसकी वजह से ये होता है। दिस कैन थ्रो अ न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्ड टू पैथोजेंस लाइक फंजाई और बैक्टीरिया। तो ऐसा कोई कंपाउंड बनाया जा सकता है जो कि प्लांट का रिस्पॉन्स, जितने भी पैथोजेंस होते हैं जैसे फंजाई बैक्टीरिया, मतलब कुछ एंट्रोमाइक्रोबियल इस टाइप से कुछ आप कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड बना सकते हैं जो आगे आपके फार्मिंग में काम आ सकता है। तो यहाँ पे जो सीधा सीधा जो आंसर निकल के आ रहा है वो ये आ रहा, फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटोमाइक्रोबियल कंपाउंड्स। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। बात तो सही है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो जो भी रियल है उसको डिस्टॉर्ट ना करे, जैसा है वैसा दिखाया जाए, कुछ डिस्टॉर्ट ना करे, कुछ फेक न्यूज़ वगैरह इस तरीके कुछ ना फैलाए। बात ठीक बोल रहा है, अभी तक एलिमिनेट करने लायक नहीं है। फेक न्यूज़ सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। एक आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर फेक न्यूज़ होती ही होती है, मतलब वो हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेक न्यूज़ ना हो। तो ये बहुत एक्सट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूर नहीं है अगर आप ढंग से लॉज रेगुलेशन और ये सब एथिक्स वगैरह, मीडिया एथिक्स फॉलो करें, तो ऐसा नहीं, ये फेक न्यूज़ इनहेरिटेंट होगी ही होगी। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आइडियल। तो देखिए, एक आइडियल डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 एक तरह से कह सकते हैं आप, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये बात भी गलत है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी इंसान कुछ भी बोलेगा, कोई भी कुछ भी करेगा। तो ये सी भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इररिस्पॉन्सिबल जो मीडिया होती है और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। आइडियल डेमोक्रेसी होगी तो एक आइडियल लॉज बनेंगे, है ना, आइडियल पॉलिसीज बनेंगी, तो अपने आप इररिस्पॉन्सिबल मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम इन लोगों को बिल्कुल ही नहीं इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं आइडियल डेमोक्रेसी में। तो ये भी एक्सट्रीम जा रहा है, ये भी इलॉजिकल। तो आंसर शुड बी ए, पॉजिटिव है और सही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल मैसेज। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर कंपनी को कंज्यूमर का बिहेवियर पता है या किसी को भी कंज्यूमर का बिहेवियर पता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर आपको आपके बारे में पता है उस कंपनी को कि आप कब कोक पीते हो, क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, तो उस तरीके को वो ऐड दिखा सकता है आपको, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह से उस तरीके के प्रोडक्ट आपको सेल कर सकता है, ठीक है। या फिर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के प्रोडक्ट आपको सेल होंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर होगा। जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग पे हो रहा होगा, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा होगा अगर नॉलेज कंज्यूमर बिहेवियर की ज़्यादा है वहाँ पे। तो knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade, thus helps in the overall economic development of the country. कंज्यूमर बिहेवियर की नॉलेज अगर ज़्यादा है तो ग्रोथ होती है कॉमर्स ट्रेड की, ठीक है। लोगों को ज़्यादा बेचने के लिए आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं और हेल्प इन ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बात कुछ कुछ हद तक ठीक है बट बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है अभी तक भी। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो होते हैं वो काफ़ी कंफर्ट देते हैं होम यूज़र को टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस मतलब आपने जब साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो इंटरनेट ओवर थिंग्स, IoT वगैरह ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं आप, तो बहुत सारे डिवाइसेस, मतलब आप अपना AC यहीं से रेगुलेट कर लीजिए मोबाइल से,
आप अपने फ्रिज से पता लग जाएगा कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या नहीं है, क्या लेना है। ठीक है, फ्रिज को आप रेगुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप रेगुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, और आप अपने मोबाइल से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंफर्ट तो देते हैं क्योंकि आपका काम आसान बनाते हैं, ये बात तो ठीक है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस दे कैन इम्प्रूव। ठीक है, अभी रख लिया, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर मे हैव प्राइवेसी रिस्क। ये भी बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखिए ये दोनों बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे, ये दोनों इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब पैसेज में जो फोकस है या तो इधर गया होगा या इधर गया होगा, या तो ए बी में से आंसर होगा या सी डी में से आंसर होगा। ठीक है, और इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस से नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनीज को डेटा जा रहा है सारा, आपका सब कुछ पता लग रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी रिस्क भी एक मुद्दा हो सकता है। तो एक बार जस्ट आप हल्का सा देखेंगे, as consumer increasing network their homes, connected home device manufacturing service provider will seek to overcome the thin profit margins, gathering more of our personal data with or without our agreement। हमारा पर्सनल डेटा वो हमारे सहमति से, हमारे एग्रीमेंट के बिना या के साथ भी ले पाएंगे। टर्निंग होम इनटू कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट, कॉर्पोरेट मार्केटर्स विल हैव पावरफुल इंसेंटिव to observe consumer behavior, understanding the buying needs and preferences of the device। तो अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म के एक एक्सट्रीम फॉर्म की, जहाँ पे आपका सारा डेटा और सब कुछ उनके पास है और वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को, आपके बाइंग प्रेफरेंसेस को। तो कहीं ना कहीं जो पैसेज आपको ये बताना चाह रहा है कि जो भी डिवाइसेस हैं इंटरकनेक्टेड, उनसे आप सिक्योरिटी रिस्क, आपका प्राइवेसी रिस्क, आपका प्राइवेट डेटा, ये सब होगा। तो डी इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, पैसेज उस पर फोकस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन reflects the crux of the above passage। Environmental sustainability is inimical to our objectives of achieving high rate of GDP growth। अब मान लो कि समझ नहीं आ रहा कि inimical क्या है, तो एक बार देख लिया हिंदी वाला वर्जन। पर जीडीपी में वृद्धि के उच्च दर प्राप्त करने हमारे तो अहितकारी है, तो अहितकर है मतलब कि नॉट सपोर्टिव ऑफ। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, दे आर बोथ एंटीथेटिकल, या मतलब दे आर नॉट सपोर्टिव ऑफ ईच अदर, ये बात गलत है। वी कैन हैव हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एज वेल एज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों ही जरूरी है हमारे लिए। पॉवर्टी इरेडिकेशन पॉसिबल ही नहीं है बिना रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब पॉवर्टी को हटाना है तो रैपिड ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ये होके ही रहेगा, ये बात भी गलत है, ज़रूरी नहीं है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ भी आप पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हैं। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, एक बहुत अच्छे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नाउ अ प्री रिक्विजिट, अब वो बहुत ज़रूरी है टू अचीव अ स्टडी, स्टडी का मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल से है, सफिशेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और ये मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट वारंटेड स्टेटमेंट है एज पर द जीएस अभी तक। विद लार्ज पॉपुलेशन, रैम्पेंट पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और लिमिटेड रिसोर्स के होते हुए आज दुनिया में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एंड इनइक्वालिटीज आर इनएविटेबल। तो मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट ही नहीं किया जा सकता है, इनइक्वालिटी होनी ही होनी है, तो ये बात भी गलत है। ठीक है, ये नेगेटिव टोन है, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कि आज हमें अच्छे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रखने पड़ेंगे, जिससे कि हम एक आगे जाके एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ पाए और सभी लोगों का इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाए, ट्राइबल्स का भी हो पाए, सबका। ठीक है, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 71 मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज, इट इज़ द पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस इन ह्यूमन। मतलब सिर्फ और सिर्फ पोएट्री है जो ह्यूमन के अंदर इम्परफेक्शन, मतलब जैसे कि सभी ह्यूमन कोई पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती है, वैसे किसी के अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते ही हैं सब, तो सिर्फ पोएट्री ही रिकॉग्नाइज करती है, साइंस और रिलीजन नहीं करता है। तो ऐसी बात नहीं है, साइंस भी करता है, जैसे ड्वार्फिज्म, कोई नाटा रह गया है ना, कोई बड़ा रह गया, स्टंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, फिजिकली डिसेबल्ड,
है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है, साइंस भी रिकॉग्नाइज करता है इम्परफेक्शन इन ह्यूमंस को, और रिलीजन भी रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ पोएट्री नहीं करती, ये बात भी गलत है। ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज एनाथेमा टू ट्रुथ। अब मान लो एनाथेमा पता नहीं लग रहा है कि क्या है, तो एक बार हिंदी वाला वर्जन देख लिया मान लीजिए, ठीक है। अरुचिकर है, ठीक है, सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है, और काव्य सत्य के लिए अरुचिकर है, तो मतलब अगेंस्ट है या अरुचिकर है, रुचि नहीं रखता है ट्रुथ के लिए। तो देखिए, ट्रुथ सिर्फ साइंस से ही या रिलीजन से ही नहीं प्राप्त हो सकता है, पोएट्री भी कहीं ना कहीं ट्रुथ बताने की कोशिश करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कितने सारे कवि हुए जिन्होंने, जो भी, जैसे संत कबीर दास, ठीक है, काल करे सो आज कर, तो बहुत सारी जो लाइफ की सच्चाइयाँ हैं, सत्य है, वो पोएट्री के थ्रू भी आई है आपकी, ठीक है। तो ये भी कट गया आपका। पोएट्री इज रोमांटिक, पोएट्री रोमांटिक होती है, इमेजिनरी होती है, एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर एज साइंस और रिलीजन इज आर अबाउट ट्रुथ, ठीक है। तो पोएट्री रोमांटिक है, पोएट्री इमेजिनरी है। जरूर नहीं है कि हर पोएट्री इमेजिनरी हो, कुछ पोएट्री एक्चुअली जो है, जो रियल है, उस पे भी हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि पोएट्री हमेशा ही रोमांटिक हो, है ना, वीर रस वाले कवि भी होते हैं। वेरस जबकि साइंस और रिलीजन सिर्फ ट्रुथ, तो ऐसा भी नहीं है, पोएट्री भी ट्रुथ के ऊपर हो सकती है, पोएट्री सिर्फ रोमांटिक और इमेजिनरी नहीं होती है। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, वायलेंस के दौर में, टायरनी एंड बाइगोट्री, पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। आज के समय पे पोएट्री एक फॉर्म हो गई है डायनेमिक रेजिस्टेंस की, मतलब लोग लेख के द्वारा, जैसे हम बोलते हैं ना, पेन इज माइटियर देन सॉर्ड, तो आज के समय पे पोइट्री कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन लाती है, ठीक है। जो गलत हो रहा है उसके प्रति एक रेजिस्टेंस पैदा करने की कोशिश करती है प्रोपेगेंडा के थ्रू, और ये सारी चीज़ें। तो दिस दिस सीम्स मोर अप्रोप्रिएट। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो एक बार हल्का सा आप देख सकते हैं। पोएट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफाइंस, ठीक है, अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रुथ। That's why D is the right answer. So D एक सही आंसर है। फिर 72, अच्छा, कुछ पैसेजेस जो होते हैं बहुत फिक्शनल नेचर के होते हैं, मतलब कि जहाँ पे कवि अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा है, ऑथर अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे जीएस का जो लॉजिक है, लॉजिकल चीज़ें कई बार अप्लाई नहीं होती है, तो जहाँ जहाँ पे फिक्शनल नेचर के हो वहाँ वहाँ पे आप कोशिश करें एक बार पैसेज को देख लें, ठीक है, टू असर्टेन, बिल्कुल कंक्लूसिव होने के लिए। फॉलोइंग assumption, द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट फ्लावर्स आर क्रिएशन ऑफ नेचर्स लग्जरी। जो ऑथर है उसको लगता है कि फ्लावर जो है वो प्रकृति का एक क्रिएशन है, प्रकृति की लग्जरी का एक क्रिएशन है। तो हो सकता है, क्योंकि ऑथर कुछ भी इमेजिन कर सकता है, ठीक है। तो ऑथर को जानने के लिए एक बार पैसेज देखना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि थोड़ा सा इमेजिनेशन टाइप का पैसेज समझ में आ रहा है। ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव दैट इन द यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ऑथर को ये लगता है कि भाई फ्लावर का उपयोग सिर्फ ब्यूटी के अलावा बाकी किसी चीज में है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इलॉजिकल नजर आ रहा है कि फ्लावर को बहुत सारा यूज है, मतलब फ्लावर इज नॉट जस्ट मेंट फॉर कि बस हमें अच्छा लगे, देने के लिए काम आता है वगैरह। फ्लावर का अपना एक पॉलिनेशन में और इन सब में, फ्रूट बियरिंग और इन सब में काफ़ी रोल है। लेट्स सी, थोड़ा सा कंफ्यूजन, छोटा सा पैसेज है, देख लिया। फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, फ्लावर सिर्फ हमारे लिए नहीं बना था, उनकी पेटल्स, उनका परफ्यूम इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट पॉलेंस फ्लावर टू फ्लावर ले जाता है, पॉलिनेशन करता है ना। तो फ्लावर्स ब्यूटी इज नॉट मेनली अ बाय प्रोडक्ट एंड ह्यूमन इन्वेंशन, इसके अलावा भी चीज़ें हैं। तो इससे ये समझ में आया कि ऑथर को ये नहीं लगता है सिर्फ नेचर की लग्जरी है, इसका रोल है आगे जाके पॉलिनेशन और इन सब में, ठीक है। ऑथर ये भी नहीं सोचता है कि सिर्फ थिंग ऑफ ब्यूटी के अलावा और कोई काम नहीं है। तो आंसर इसका हो गया नीदर वन
नॉट टू। आगे देखते हैं, आई गेस पैसेजेस खत्म हो गए हो। तो देखिए 2024 में आप देखेंगे कि 3-4 ऐसे पैसेजेस थे जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुई है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे थोड़ा सा आंसर डाइसी है। तो ऑल डिपेंड्स ऑन यूपीएससी, बट मोर और लेस आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप है ना, मतलब 15 मिनट भी बचाते हैं, 20 मिनट भी बचा लेते हैं बिना पढ़े हुए पैसेज को सॉल्व करने में, इवन इफ आप 100% एक्यूरेसी, तो किसी को टॉप तो करना नहीं है आपको सी सेट, आप 90-80% एक्यूरेसी भी ला रहे हैं सी सेट के क्वेश्चन में, दैट इज मोर ओके। प्लस आप 15-20 मिनट 25 मिनट बचा रहे हैं पैसेज ना पढ़ के, उसको आप मैथ्स और रीजनिंग में लगाएं। वहाँ से अगर आप उसके दरमियान आप 6-8-9 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, जो ओवरऑल आपका कंट्रीब्यूशन मार्क्स में बढ़ता है। तो इसीलिए इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।